नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन ये सिर्फ कहते भर है। अगर व्यवहार की बात करें तो नाम में पहचान है, नाम में साम है, नाम में दाम है, नाम में सियासत है और नाम में घमासान भी। एबीपी न्यूज की खबर थोड़ी ही देर में इस पर मुहर भी लगाएगी। भारत की बात में आज खबर अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर की भी होगी, जिस पर आर पार की मूसलाधार बौछार शुरू हो गई है। साथ ही खबर होगी उत्तर प्रदेश के अफसरों के उस नाम बताओ फरमान की, जिसके असर के ताजा रुझान ने सबको हैरान कर दिया है। बात नीट पर आए सुप्रीम आदेश की करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एनटीए परीक्षा में मिले मार्क्स को ऑनलाइन कर दे। यह खबर बहुत बड़ी है। 23 लाख छात्रों की उम्मीद से कैसे जुड़ी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एबीपी न्यूज की एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको बाढ़ के बीच टापू बने गांव की कड़वी हकीकत से दो चार करवाएगी, यहां के स्कूली बच्चों का दर्द दिखाएगी। हम सब ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बचपन की वो कहानी जरूर सुनी होगी, जब वो नदी में तैरकर स्कूल जाया करते थे। पूर्वी यूपी में हालात आज भी ज्यादा नहीं बदले। बारिश के इस मौसम में बच्चे स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। इलाका जंगल का है, कदम दर कदम जिंदगी खतरे में है। पानी सीने तक पहुंच चुका है। जान बचाने के लिए इस तरह आगे बढ़ना ही अकेला रास्ता है। जरा सी भूल हुई नहीं कि मौत भी निगल सकती है। यूपी के लखीमपुर से आई ये तस्वीरें बाढ़ के उस कहर की गवाही दे रही हैं, जिससे इंसान ही नहीं जानवर भी आफत में है। दुधवा नेशनल पार्क भी बाढ़ की चपेट में है। यहाँ पेट्रोलिंग करना चुनौती भरा हो गया है। लखीमपुर खीरी के पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। जिले की 5 तहसीलों में बाढ़ का कहर है। नेपाल से होकर यहां मोहना और सुहेली नदी में जबरदस्त पानी आता है, जिससे दुधवा नेशनल पार्क बाढ़ की चपेट में है। अभी सावन की दस्तक बाकी है, लेकिन जबरदस्त बारिश के बाद राप्ती नदी के उफान ने पूर्वी यूपी में भी कहर ढा रखा है। गोरखपुर के दक्षिणी बहरामपुर में एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद ये तस्वीर देखिए। एक नाव पर कई बच्चे सवार हैं। ये स्कूल जा रहे हैं। वजह है रास्ते में पानी का भरा होना। इस गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। राप्ती नदी का कहर लगातार गोरखपुर में बना हुआ है, जिसकी चपेट में तकरीबन 50 के करीब गांव आए हैं और उन्हीं में से एक गांव दक्षिणी बहरामपुर का भी है। स्कूल जाना पड़ता है, नाव ढूंढना पड़ता है, नाव से जाना पड़ता है, फिर धूप में यहाँ खड़े रहते हैं, नाव ढूंढते हैं, फिर आते हैं घर। नाव भी फेरे लगा रही है। तमाम खतरे उठाकर बच्चों का इससे होकर स्कूल जाना मजबूरी है। दूसरी क्लास से इंटर तक के बच्चे ऐसे ही स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं। आफत के 2 हफ्ते बीत चुके हैं। अच्छा, अब नाव से आती हैं, डर नहीं लगता? डर लगता है। अंदर में हम लोग घर है, गाँव के सबसे साइड में है। पानी भरा है पूरा यहाँ ना, पूरा डूब सकते हैं। यहाँ पैर रखेंगे आप भी डूब जाएंगे। 1 घंटे 2 घंटे से भी कभी कभी ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। नाव नहीं मिलता है तो बहुत डर रहता है सर। अगर गिर जाएंगे तो था भी नहीं, डूब जाएंगे सर। बहुत ज़्यादा पानी है। बाढ़ के पानी के उतरने की सूरत नहीं। इसी तरह दरिया के बीच से जाना होता है। बच्चे जितनी देर घर से बाहर रह रहे हैं, अभिभावक उतनी ही देर तक चिंता में रहते हैं। लेकिन लाचारी ये है कि बच्चे की पढ़ाई रोक नहीं सकते। अब बच्चे हैं, बच्चों का टेंशन लगा रहता है। हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जब उधर से रिटर्न बच्चा आ रहा है तो कहीं नाव भर जाए, ज़्यादा लोग हो जाएं तो डूबने का डर रहता है। सबसे गंभीर बात यह है कि नाव से होकर स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के पास सेफ्टी जैकेट तक मौजूद नहीं।
कहीं अगर मान लीजिए नाव को बीच में कुछ हादसा हो रहा है तो कैसे आप कितने लोगों को बचा पाएंगे? 2 महीने को बहुत ज्यादा लाइफ जैकेट हो गया या फिर वो मिला है? मिला है, कहीं नजर तो नहीं आ रही? नहीं रखे हैं घर पर भी। अच्छा, नाव से आ रही थी, डर लग रहा है? हाँ। हाँ? किस बात का डर रहता है? गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। नदी में जब अचानक लहरों का तूफान आ जाए तो हाल कुछ ऐसा होता है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक ट्रैक्टर अचानक आई बाढ़ के बीच फंस गया। ट्रैक्टर मालिक यहां रेत के अवैध खनन में जुटा था कि अचानक नेवरी नदी में बाढ़ आ गई। पानी इतनी तेजी से चढ़ा कि संभलना मुश्किल हो गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर पूरा का पूरा पानी में समा गया। आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से ट्रैक्टर के साथ फंसे इस शख्स की जान बचाई। बारिश के इस मौसम में जब हर तरफ सेल की धूम मची है, मॉनसून ऑफर की भरमार है, तो भला सियासतदान क्यों पीछे रहे? मोहब्बत की दुकान की बात पुरानी हुई। उत्तर प्रदेश में तो अब 100 लाओ सरकार बनाओ का ऑफर चल रहा है। ऑफर अखिलेश यादव का है। माना जा रहा है कि इसे केशव प्रसाद मौर्य के सामने पेश किया गया है। इसमें भी शर्तें लागू हैं। यहां 100 रुपए का मतलब 100 विधायकों से। यूपी बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच सियासी चौराहे पर अखिलेश यादव मॉनसून ऑफर लेकर आए और आर पार की तेज बौछारों ने राजनीति के गलियारे को भिगो दिया। ये स्वप्न में सरकार बनाने का जो ख्वाब वो देख रहे हैं ना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सपने देखना बंद करें। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई कम से कम जनता का दुख समझो, और अगर इतनी ही चाहत है तो आ जाओ, हम दे देते हैं तुमको समर्थन, और ये पहले भी कह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ इतना भर लिखा था, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश ने न किसी पार्टी का नाम लिखा न नेता का, लेकिन समझने वाले सब समझ गए। अखिलेश के टारगेट पर बीजेपी है, लेकिन तंज केशव प्रसाद मौर्य को लेकर है। माना जा रहा है कि ये ऑफर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम है, जो बीजेपी के भीतर की खींचतान के सेंटर में है। देखिए, अखिलेश यादव को लगता है कि जो प्रक्रिया होती है संगठन के किसी भी अपने पदाधिकारी और अपने सरकार के बीच में जो संवाद होता है, उसको अगर वो उसको आधार बना के वो बात कह रहे हैं, तो उनके यहाँ तो लोगों ने देखा है पिताजी को धक्का देते हुए, बेटे को स्टेज से धक्का देते हुए। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है, इसीलिए उसको वो आधार बना के भारतीय जनता पार्टी पे थोपना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हर गली कोने पे इसमें चर्चा का विषय बनी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई कम से कम जनता का दुख समझो, और अगर इतनी ही चाहत है तो आ जाओ, हम दे देते हैं तुमको समर्थन, और ये पहले भी कह चुके हैं। बनाना है सरकार, आओ। मॉनसून ऑफर वाले पोस्ट से पहले बुधवार को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, भाजपा में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग अलग हाथ में है। भाजपा में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश के इसी तीखे तंज पर पलटवार में केशव प्रसाद मौर्य ने भी देर नहीं की थी। उन्होंने जवाब दिया, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। केशव मौर्य ने 2017 का जिक्र कर भी बड़े सियासी संकेत दे डाले हैं। दरअसल 2017 में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब बीजेपी ने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें जीतकर अखिलेश यादव की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। 2012 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2017 में बीजेपी की 265 सीटें बढ़ गई थीं। वहीं वोट प्रतिशत ने भी 24% से ज्यादा का उछाल आया था। जाहिर है केशव मौर्य ने अखिलेश को अपने नेतृत्व की याद दिलाने की कोशिश की। इसका जवाब अखिलेश ने नए पोस्ट से दिया। उन्होंने लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए। और अब अखिलेश का मॉनसून ऑफर सुर्खियों में है। देखिए, शेक्सपियर ने अपने मशहूर नाटक रोमियो एंड जूलियट में लिखा कि नाम में क्या रखा है,
गुलाब को चाहे किसी नाम से पुकारो, वो गुलाब ही रहेगा। लेकिन शेक्सपियर अगर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होते तो उनके सोचने और लिखने का अंदाज कुछ और होता, और शायद उनके नाटक की लाइन होती, नाम में क्या नहीं सब कुछ रखा है। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने एक फरमान जारी किया जिसमें होटल और ढाबों के मालिकों, ठेलों और खोमचे वालों को कहा गया कि वो अपनी दुकान और ठेलों पर मालिक के नाम का बोर्ड लगा दें, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाम बताओ फरमान का रुझान साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। होटलों और ढाबों के नाम रातों रात बदल गए। जहां कसर रह गई, कोशिश वहां भी भरपूर की गई है। सबूत है मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर खड़ा ये होटल। मुजफ्फरनगर में पुलिस का फरमान है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, ठेले और खोमचे वाले हैं, उन्हें अपने यहाँ एक तख्ती लिखकर लगानी होगी और ये बताना होगा कि होटल का प्रोपराइटर आखिर है कौन। और इस फरमान के बाद आप ये देखिए कि इस होटल का नाम है संगम शुद्ध भोजनालय। मुजफ्फरनगर रोड पर यह होटल पड़ता है और अब बदलकर इसका जो नाम है वो हो गया है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। आज अपने नाम से बोर्ड लगा लो। अच्छा, तो आपने नाम बदल दिया। हाँ। और कर्मचारियों का भी डाटा के लिए कहा गया। हाँ, वो तो लिखा पड़ी होगी, तुम्हें ले गए तो खुद लिख के। क्या है, क्यों बदला गया? ये मैं क्या कह सकूं जी इसके बारे में। मुजफ्फरनगर में आपको कदम कदम पर ऐसे होटल मिल जाएंगे। इन्हीं में शुमार है गुडलक टी स्टॉल और चाय वाले। जितने बड़े अक्षर में होटल का नाम, उतने ही बड़े हर्फ में होटल मालिक का नाम। उन्हें तो ये अच्छा मानना कि नाम होना जरूरी है। भाई हम मुसलमान हैं, वे हिंदू भाई आते हैं, कोई गलत नहीं है। मैं अपनी तपस्या करते हैं, जैसे हम रमजान में तपस्या करते हैं, ऐसी उनके हम मानते हैं। कावड़ की वजह से कह रहे बोर्ड लगाओ, पहले कभी नहीं कहा, पहले कभी नहीं किसी ने कहा। निसार फल वाले और आरिफ आम वाले की ठेलियां तो मुजफ्फरनगर में ही रह गईं। होटल और ढाबे भी मुजफ्फरनगर में ही रह गए, लेकिन इनके चर्चे हैदराबाद वाले असद भाईजान के ऐवान तक पहुंच गई। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? फिर क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? बौद्धिक अखाड़े में दिमागी वर्जिश इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। फिल्मी दुनिया के बड़े चेहरों में शुमार जावेद अख्तर को भी हिटलर शाही याद आ गई। एक्स पर पोस्ट किया। यूपी पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि निकट भविष्य में होने वाली एक विशेष धार्मिक यात्रा के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्तरां और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता से लिखा जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में वो केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे। योगी के अफसरों के फैसले पर आग बबूला तो कांग्रेस भी कम नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कांवड़ियों के जत्थे में सांप्रदायिकता का प्रतिशत निकाल कर बैठी है। ऐसा ना हो कि उन ठेले वालों की बेचारों की लिंचिंग हो जाए, उनका माल लूट जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को बाइकाट करने की भी ये साजिश हो? इससे विभाजन हो रहा है दो कम्युनिटीज के बीच में। अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा। देखिए, पहचान को सार्वजनिक करना सांप्रदायिक नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर इस बात की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। नेताओं की राय जाहिर है पक्ष विपक्ष वाली लाइन पर बंटी हुई है, लेकिन पब्लिक की बात अलग है। वो पूरी तस्वीर को अपने नजरिए से देख रही। मेरी समझ से तो ये बहुत गलत बात है। ना हिंदू मुसलमान की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से सही भी है, तो मतलब हिंदू है तो उनका नाम अलग होना चाहिए, मुसलमान है उनका अलग नाम होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी सही है। ये सरासर गलत है। पहचान पूछ के आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है। मुजफ्फरनगर में दुकान मालिकों को होर्डिंग पर नाम लिखने का जो आदेश दिया गया है, उस पर कुछ लोगों को ऐतराज है। राजनीति की गुंजाइश भी निकाल ली गई है, लेकिन
सवाल है कि इस आदेश को अगर अदालत में चुनौती मिली तो ये वहां कितना टिक पाएगा। हम आपको इस पर लीगल एक्सपर्ट की राय दिखाएंगे, साथ ही पुलिस क्या तर्क दे रही है ये भी दिखा देते हैं। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं, कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेके आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, कोई भ्रमित ना कर सके। किसी भी दृष्टि से गैर कानूनी तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इस आप डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, सेलेक्टिवली टारगेटेड किए जा सकती है। इसमें हमारे समझ से किसी की निजता या कोई फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कानून की कसौटी पे सही है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नाम में सब कुछ रखा है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी पर बहुत बड़ा आदेश दिया। 4 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 टूक कहा कि रिजल्ट सेंटर और सिटी वाइज अपलोड होना चाहिए, इसके लिए भी शर्त तय की गई। पिछले कई दिनों से देश की सर्वोच्च अदालत में नीट विवाद पर चल रही चिरह ठोस फैसले की दिशा में बढ़ चुकी है। परीक्षा गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कुछ निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा निर्देश यही है कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार ऑनलाइन जारी किए जाएं। परिणाम जारी करने की डेडलाइन शनिवार दोपहर 12 बजे तक रखी गई है। कोर्ट ने कहा है कि नंबर सार्वजनिक करते वक्त छात्रों की पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ये पता चलेगा कि किस सेंटर से कैसे नतीजे आए। इस मामले में 22 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी और तब तक के लिए सर्वोच्च अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर माना है कि लीक तो पटना और हजारीबाग में तो लीक हुआ है, इसमें कहीं किसी किस्म का डाउट नहीं है। आज काफ़ी कुछ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए जिस पे एनटीए और भारत सरकार जो है थोड़ा सा असहज महसूस उन्होंने करा है। हालांकि नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी बहस के बाद भी 23 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स को इस सवाल के जवाब का इंतजार है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये जरूर माना कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये साफ होना बाकी है कि पेपर कितने बड़े स्तर पर लीक हुआ। विवादों में घिरी नीट परीक्षा का भविष्य क्या होगा, ये अब सोमवार सुबह 10:30 बजे होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा। माना जा रहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया है कि काउंसलिंग की शुरुआत 24 जुलाई से करने की तैयारी है। देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रम्प कार्ड। ताश के खेल में इसका मतलब तुरुप का पत्ता होता है, लेकिन मौजूदा दौर में इसका सियासी अर्थ अलग है। बीजेपी ने आज कांग्रेस के खिलाफ ट्रम्प कार्ड चला, जिसका वास्ता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर हमले के लिए मौत और हिंसा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो उकसाने वाले हैं। जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बयान भले ही पुराने हों, लेकिन मुद्दा नया है। बीजेपी का आरोप है कि पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी की राजनीतिक भाषा हिंसा को उकसाने वाली है और ये भड़काऊ है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया। किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। दरअसल यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख लिखा है,
जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले का जिक्र कर लिखा गया है। बोलने की आजादी का सहारा लेकर उकसावे को सही ठहराया जा रहा है। चुनाव के समय कांग्रेस पीएम के खिलाफ उकसावे को बढ़ाती है। राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ कई बार उकसाने वाले बयान दिए। ट्रंप पर हमले से पहले की बयानबाजी को देखते हुए भारत का राजनीतिक वर्ग इस पर सोचे। अगर इस तरीके की भड़काऊ बातें, गाली गलौज और हिंसा को प्रोत्साहन देना अगर इसी तरह चलता रहा तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि इससे उत्प्रेरणा लें, उत्प्रेरित हो और हिंसा करें। इसे मुद्दा बनाकर अब सुधांशु त्रिवेदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज रविशंकर प्रसाद तक ने राहुल को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी भी कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं कि युवा लोग उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लोकतंत्र में विरोध करें, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसमें एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए ताकि किसी नेता को हिंसक उत्तेजना के लिए टारगेट नहीं किया जाए। बीजेपी ने धुआंधार आरोप लगाए तो कांग्रेस ने भी आईना दिखाने में देर नहीं की। आईपीएस ऑफिसर को आप खालिस्तानी बोल रहे बंगाल में, कोई आपत्ति नहीं। विदुरी जी के भाषण कोई आपत्ति नहीं। जर्सी का प्रधानमंत्री का कोई आपत्ति नहीं। मन बुद्धि कोई आपत्ति नहीं। और आप बोल रहे पॉलिटिकल रिटोरिक, इट्स अ जोक सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।